पर चर्चा करूंगा कि क्या मकसद है गाजियाबाद आने का। जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया राइट्स में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आज गाजियाबाद आए हैं, किस मकसद को लेकर आए हैं? मैं निवर्तमान समाजवादी पार्टी में अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो राजनीतिक कार्यों से मेरा आना जाना रहता है। कल मैं अपनी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मैटर में मुलाकात करने आया था, और दूसरा मकसद ये भी था कि इधर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में भी मुझे अपनी भागीदारी करनी थी, तो इसलिए इधर आ जाना हुआ है। मान लिया जाए कि मेन मकसद आपका आने का किसान आंदोलन को समर्थन देने का है, जैसा कि समाजवादी पार्टी पहले से समर्थन दिए हुए है, उसी को और मजबूती प्रदान करने आप आए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र कहे जाते हैं, किसान नेता हैं। तो हमारी पार्टी स्टार्टिंग से ही किसानों के समर्थन में रही है, और हमारी पार्टी चाहे जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर, हमारी पार्टी गांव-गांव आंदोलित है, और गांव-गांव चौपाल चर्चाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, किसान घेरा आंदोलन होते हैं। अभी 13 फरवरी को फिर से अनाउंस कर दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि महिलाएं किसान घेरा आंदोलन करेंगी गाँव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी की रात को आंदोलन खत्म होने की कगार पर था, और जैसे ही राकेश टिकैत भावुक होते हैं और उनके आंसू निकल आते हैं, उसके बाद से पूरे आंदोलन ने एक अलग धार पकड़ ली। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सरकार का जो दमन चक्र चला है, उस दमन चक्र का मैसेज उनके आंसुओं के द्वारा जनता तक पहुंचा है। क्योंकि किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, और अब तो इस लड़ाई में आ गए हैं कि अगर आप कानून वापस नहीं लेते हैं तो गद्दी छोड़ो। इस आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। नहीं तो राकेश टिकैत जी के लीडरशिप में जो आंदोलन चल रहा है, लोग इतने भावुक हो गए, उन्हें ऐसा लगने लगा कि सरकार हमको कमजोर समझकर इसका दमन न कर दे, तो उससे और कई गुनी मात्रा में वो इधर बॉर्डरों पर आ गए हैं और सरकार की नाक में दम कर दिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या प्रिंट मीडिया के, या मेनस्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, कि पूरे बॉर्डर को एक तरह से किलाबंदी करके, तारबंदी करके, और बहुत ही बुरी तरीके से किसानों को गोलबंदी कर दी गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को मुझे लगता है कि चाइना से निपटना चाहिए और पाकिस्तान से निपटना चाहिए, और जो काम उन्होंने किसानों के लिए यहाँ किया है, जो अन्नदाता है, सारे देश का पेट भरता है, तो ऐसा तो ऐतिहासिक कार्य कभी हुआ ही नहीं है। कभी भी किसी राजे महाराजे के दौर में नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने क्रूर कृत्य किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जरा भी गैरत है, जरा भी हया और शर्म है। किसान को अपने देश का मानते हैं, हालांकि वो मानते नहीं है। वो तो किसान को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, इस देश का कोई व्यक्ति आवाज़ न उठा सके सरकार के जुल्म के खिलाफ। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे, कभी नक्सलाइट कहेंगे, कभी अर्बन नक्सलाइट कहेंगे, तो विभिन्न तरह की गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो इन्होंने जो बाड़ लगा रखी है, कील लगा रखे हैं, यह सारे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदनामी कराई है। दौर थू देश की हो रही है। सरकार को जरा भी नैतिकता है तो ये सारे कुकृत्य को समाप्त करे, और किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून उन्होंने पास किए हैं, इनको तत्काल वापस ले। अगर बीजेपी की बात करें तो इतना गुमान और इतना घमंड किस बेस पे है? अगर हम पार्टियों की बात करें, विपक्षी पार्टियों की, तो उनका मुद्दा ईवीएम पर आकर खत्म हो जाता है। क्या ईवीएम को कितना मानते हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर कूद रही है, या उनको एक गुमान ईवीएम के ऊपर है? देखिए, आपके 2 सवाल हो गए हैं। एक तो लोकतंत्र पर राजतंत्र हावी हो गया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखती है। वो जिसको तानाशाह कह सकते हैं, राजशाही कह सकते हैं, उस व्यवस्था में भरोसा रखते हैं। इसलिए लोकतंत्र को भाजपा सरकार में पैरों तले कुचल दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, उसका गला दबा दिया गया है। और जहाँ तक मामला किसानों से संबंधित है, तो किसान के खिलाफ ये सदैव भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है। इनके इस देश की 97% संपत्ति को इन्होंने 3% लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज कर दिया है। आगे आने वाले समय में देश और तबाही के मंजिल में चला जाएगा। तो इसलिए 2022 में इस देश की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी का खात्मा नहीं करती है, तो बहुत बड़ी मुश्किलें इस देश पर आने वाली है। वो तो कहते हैं आने वाले 50 साल हम राज करेंगे, और इसको अगर जनता की नजर से देखें तो सीधा सीधा जनता का आरोप भी है, पार्टियों का भी आरोप लगता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब खराब ईवीएम को रिपेयर किया जा सकता है,
तो उसको टेम्पर क्यों नहीं किया जा सकता है? एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते चलिए, हैं। चलिए, और आगे। जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया है, निर्माण किया है, वह देश बैलेट पेपर से इलेक्शन कराते हैं। हमारे देश में तो मोबाइल भी नहीं बना पाए, कुछ भी नहीं बना पाए, तो हमारी सरकार, इलेक्शन कमीशन इस बात पर एडामेंट है कि नहीं, ईवीएम सही है, ईवीएम ईमानदारी में। तो बीते दिनों राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सुर इसके विरोध में उठाए ईवीएम के, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके पीछे रही है, ज्यादा उसके सुर ज्यादा मजबूत नहीं हुए विरोध में ईवीएम के। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ईवीएम जो है इस देश के अंदर कांग्रेस की देन है, इसलिए वो ज्यादा ईवीएम पर नहीं बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसलिए जो सत्ता में उससे सवाल किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, और मैं तत्काल आपको बताता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव हुए, ये पढ़े लोगों लिखे लोगों के चुनाव हुए, और इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ, बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ। तो उस बैलेट पेपर के माध्यम से समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट विजयी होकर के आए, जहां पर इस देश के प्रधानमंत्री बनारस से स्वयं सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, वहां से भी समाजवादी पार्टी की 2 सीटें थीं, एक शिक्षक एमएलसी, एक स्नातक मंत्री, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। इलाहाबाद झांसी प्रखंड की हमने सीट जीती है। अगर ईवीएम होती तो नतीजा इसके उलट भी हो सकता था। चलिए, बजट पे बात करते हैं। बजट आया, बजट के बाद अगर मैं अपनी बात करूं, कल न्यूज इंडिया राइट्स ने गाजियाबाद के अंदर विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक धरना प्रदर्शन कवर किया। वहां पर उनकी टीस देखने को मिली सरकारी कर्मचारियों की कि निजीकरण के चलते उनको ये धरना देना पड़ा। धीरे धीरे सरकारी विभाग जो पहले से भी आप जानते हैं निजीकरण की तरफ बढ़ा रही है सरकार, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देश की जितनी बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स थे, उद्योग थे, इनको सारा तो उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया है, अपने चहेते लोगों को जो गोदी में उनके बैठे हैं उनको दे दिया है। अब देश में कुछ बचा नहीं है। अभी तक लोग ये सोचते थे कि ये रेलवे बिक गया है तो हमारा LIC बचा हुआ है, हमारे में कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे कोई भी ऐसा विभाग नहीं बचेगा। अभी 2024 तक इनको रहना है कि देश की एक एक कील, एक एक सुई की नोक तक बेच दें। तो इसलिए अब हर वर्ग से आंदोलन की चिंगारी फूटेगी और निश्चित रूप से इनको सबक सिखाया जाएगा। चलिए, चलते चलते एक लास्ट सवाल करूंगा। बसपा पार्टी में काफ़ी समय रहे आप और बहुत अच्छी मेहनत से आपने बसपा पार्टी को मजबूती प्रदान की। उसके बाद आप समाजवादी पार्टी में आए और वो भी बहुजन पार्टी है। तो एक नई राजनीतिक पार्टी अगर बात करें, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की, उसने एक तीसरा मोर्चा बहुजनों के लिए खड़ा कर दिया है। और जहां तक हम अपनी बात करें, युवाओं को देखते हैं और युवा जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित समाजवादी पार्टी की तरफ भी है, बसपा की तरफ भी है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद को वो पसंद कर रहा है और उसे फॉलो भी कर रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, युवा भी एक राजनीतिक गैर चाहता है, स्थान चाहता है। वो अम्बेडकरवादी है, मिशनरी है, सामाजिक परिवर्तन का सिपाही है। और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो मानवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में लड़ी गई लंबे समय तक, और उसका परिणाम जो रहा कि हम लोग 4 बार सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, और आज वो स्थिति नजर नहीं आती। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बहन जी खुद अगर MLC बनना चाहें, विधान परिषद में जाना चाहें, राज्यसभा में जाना चाहें, तो इतना विधायकों का संख्या बल नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर MLC अपनी राष्ट्रीय नेता को बना सके। तो और भी बहुत सारे कारण ऐसे हैं, मूवमेंट नाम की चीज़ बची नहीं। यहाँ तो प्रधान का भी चुनाव चाहिए। अभी जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत के चुनाव में एडवांस वोटिंग हो रही है। वहाँ तो बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। ये मैसेज जमीन तक उतर गया है। इसलिए युवा रास्ता तलाश रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ बड़े पैमाने पर आकर्षित है। और कुछ युवा, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जैसा मैं देख रहा हूँ, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं। मेरी उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। वो स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, समाज की जो सेवा कर सकते हैं समाज की सेवा करें। और निश्चित रूप से उनको भी पसंद करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और सभी लोग स्वतंत्र हैं। ये जरूर है कि सत्ता में आज अगर विकल्प कोई है सत्ता में आने के लिए 22 में, तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। तो इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं अपने दलित समाज के नौजवानों से कि हमारा सत्ता के माध्यम से संवैधानिक हकों पर डकैती डाली गई है। अगर हम सत्ता में होंगे तो कुछ सुरक्षा कर पाएंगे, और वो सुरक्षा हमको माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में मिल सकती है। तो सुना आपने सर्वेश अम्बेडकर जी को, और बहुत ही बेबाकी से उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए। और
चंद्रशेखर के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे भी न्यूज़ इंडिया राइट्स इनके साथ बना रहेगा।